हेलो स्टूडेंट, आप सभी का चितेरा आर्ट एकेडमी ग्रुप में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज ऐसा कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। कला से जुड़ी बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारी टेक्निक हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा मैटर लेके आई हूँ कि आप उसको ज़रूर पढ़िए क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम मुरक्का की बात करते हैं। आप लोग अगर पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपको ये मिलता होगा मुरक्का क्या चीज़ है और मुरक्का का यूज कहाँ कहाँ पर किया गया है। तो अब हम बात करते हैं मुरक्का किसे कहते हैं। मुगल काल में जो चित्रों का संग्रह होता था, जैसे कि कह लीजिए या साधारण भाषा में आप कह लीजिए फ़ोटो एल्बम, आपके सबके घर में एल्बम है, सबके घर में मुरक्का है। तो मुगल काल में एल्बम को ही मुरक्का कहा जाता था, जिसमें वो चित्रों को रखते थे या चित्रों के संग्रह जिसमें किया जाता था, जिसमें चित्रों को रखा जाता था, उसे ही क्या बोलते हैं, मुरक्का। साधारण भाषा में अगर जानते हैं तो एल्बम को ही मुरक्का कहते हैं। तो मुगल काल में जो फोटो रखा जाता था, मुगल काल में फ़ोटो एल्बम को ही क्या बोलते थे, मुरक्का बोलते थे। फिर एक और शब्दावली एग्जाम में पूछी जाती है। ये पूछा जाता है कि फिरका किसे कहते हैं। फिरका ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो जिसको अगर फिरका के बारे में नहीं पता है तो वो समझने का प्रयास करें फिरका किसे कहते हैं और फिरका का यूज किया कहाँ कहाँ पे किया गया है। तो फिरका का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये कोई चीज़ है, हमको मान लीजिए इसी में फ्रेम करवाना है चित्रों को। फ्रेम करवाना है, कुछ भी चित्र हो, चाहे किसी की व्यक्ति की फ़ोटो हो, चाहे तो कह लीजिए ऐसे ही फ़ोटो या चित्र या ऐसे ही चित्रों के जो 6 छोटे छोटे सेट होते थे, उसे ही क्या कहा जाता था, फिरका कहा जाता था। अब ये देखिए 6 छोटे छोटे सेट मैं तैयार कर दी हूँ, तो इसी सेट को ही क्या बोलते थे, फिरका कहते थे। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि चित्रों के 6 छोटे छोटे सेट को क्या कहा जाता है, तो फिरका कहा जाता है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। चित्रों के 6 छोटे सेट को फिरका कहते हैं। अब एक शब्दावली और पूछा जाता है एग्जाम में, बसली। फिरका की बात हुई तो फिरका का यूज जो है पटना शैली में किया गया है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए फिरका का यूज कहाँ पे, फिरका का इस्तेमाल कहाँ पे किया गया है, तो ये पटना शैली में किया गया है। अब हम बसली की बात करते हैं कि बसली किसे कहते हैं। कागज़ जो होता है, आप लोग जान ही रहे हैं कागज़। मान लीजिए आपके पास रफ नोट्स है, उसे 4-5 पन्ना फाड़ दीजिए, फाड़ के और एक आपस में एक दूसरे के तह चिपका दीजिए, एक दूसरे के ऊपर चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद एक धरातल तैयार हो जाए, उस पर आप ड्राइंग भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कई तह चिपका कर जब कार्य किया जाता है या चित्रों का निर्माण किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बसली बोलते हैं। कागज़ के कई तह चिपका कर
लिख लीजिए आप लोग, कागज के कई तह चिपका कर कार्य करना। कार्य करना बसली कहलाता है। और भी ऐसे तमाम शब्दावलियाँ हैं जो कला की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि कोलाज। कोलाज क्या है? तो कागज का, मान लीजिए आपके घर में कागज है, कागज को काट डालिए कैंची से, कतरन बना दीजिए। तो कागज के कतरनों को चिपका कर जब किसी रूप का निर्माण करते हैं, कागज के कतरनों को काट के चिपका के जब किसी आकृति का निर्माण करते हैं, उसे ही कोलाज कहा जाता है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। कागज की कतरनों से बनी आकृति को कोलाज कहते हैं। और सबसे पहले कोलाज बनाया किसने था, ये भी तो आप लोग जानिए कि सबसे पहले कोलाज में आकृति बनाया किसने था। तो आप लोग घनवादी कलाकार ब्राक को जानते होंगे। जब आप लोग घनवाद पढ़ेंगे तो वहाँ पे ब्राक को पढ़ाया जाएगा। पिकासो भी घनवादी कलाकार हैं। तो घनवादी कलाकार ब्राक, इन्होंने कोलाज का आविष्कार किया था। आविष्कार या जनक कह सकते हैं। कोलाज का जनक का मतलब जन्म देने वाला। तो इन्होंने तो जन्म दिया है। इन्होंने सबसे पहले कतरनों को काट के बनाया किसी चीज़ को, तो उसे क्या कहते हैं? कोलाज कहते हैं। तो कोलाज के, जैसे आपसे पूछा जाए कि कोलाज के जनक कौन माने जाते हैं, या लिख लीजिए कोलाज के जनक हैं कोलाज के जनक जॉर्ज ब्राक हैं। तो अगर भारत में पूछा जाए कोलाज आर्टिस्ट कौन है, भारत में कोलाज आर्टिस्ट कौन है, तो भारत में सबसे पहले कोलाज का प्रयोग सतीश गुजराल ने किया था। इन्होंने भी बहुत सारे कोलाज के काम किए हैं। भारत में सबसे पहले कोलाज का प्रयोग किसने किया था? सतीश गुजराल ने किया था। ये भारतीय आर्टिस्ट हैं, वो यूरोपियन आर्टिस्ट हैं। एक शब्दावली है खसड़ा। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है खसड़ा। खसड़ा किसे कहते हैं? आप लोग सिग्नेचर वगैरह करते हैं, बहुत लोग खसड़ा करते होंगे। सिग्नेचर कैसे करते हैं? सोचते तो होंगे नहीं, ऐसे से करते होंगे ना, सिग्नेचर हो गया। तो खसड़ा का मतलब फास्ट स्केचिंग से होता है, फास्ट स्केच से होता है। तीव्रगामी रेखाएं, जो तीव्रगामी रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है? खसड़ा बोला जाता है। या आप लिख सकते हैं फास्ट स्केच को खसड़ा बोला जाता है, फास्ट स्केच। या कह लीजिए कि तीव्रगामी रेखाओं को खसड़ा बोला जाता है, जो तीव्रगामी रेखाएं खींची जाती हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? खसड़ा। ये सब रटने वाली चीज़ नहीं है, ये सब तो आप लोग यूज करते हैं रोज कार्य में, हर कार्य में यूज करते हैं। जैसे कोलाज हो गया, कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं, जब
बचपन में बहुत सारे लोग बहुत कागज़ काटे होंगे कैंची से ना, कोलाज हो गया। बहुत लोग कागज़ को कैता चिपकाए होंगे बचपन में, बसली हो गया। और बहुत लोग छोटे छोटे चित्र बनाए होंगे, तो उसे क्या फिरका कहते हैं। तो ये सब सारी शब्दावलियाँ रटने की ज़रूरत नहीं है, ये हम और आप करते चले आए हैं बचपन से लेकर आज तक। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें दिमाग में हमेशा बैठी रहेंगी, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो फास्ट स्केच को क्या बोलते हैं? खसड़ा बोलते हैं। इकेबाना, कभी कभी पूछा जाता है ना, इकेबाना कहाँ की कला है, पूछा भी गया है एग्जाम में। इकेबाना, इकेबाना का मतलब होता है पुष्प संयोजन। पुष्प संयोजन, पुष्प का मतलब फूल होता है, पुष्प संयोजन या फूलों को सजाना। जब सबके घर पे मांगलिक कार्यक्रम होता है तो फूलों से बहुत सारी चीज़ें, धरातल में रंगोली भी फूलों के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इकेबाना को क्या बोलते हैं? फूलों को सजाना। तो जापान में ये कला बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे फूलों से बहुत अच्छे डिजाइन किए जाते हैं, बहुत अच्छा सजाया जाता है। तो ये कला जापान की है। अगर आपसे पूछा जाए इकेबाना क्या होता है, तो इकेबाना का मतलब पुष्प संयोजन से होता है या फूलों को सजाने से होता है। तो आपसे ये भी पूछा जाए कि इकेबाना कहाँ की कला है, तो ये जापान की कला है। एक शब्दावली और है, थापा कला। थापा कला ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। थापा कला क्या चीज़ है? आप लोग देखे हैं यहाँ पे भी, अब तो यहाँ पे भी प्रचलित है, लेकिन वो मूल रूप से राजस्थान की कला है। आज जो शादी वादी घर में होती थी पहले, तो क्या किया जाता था, हाथ से ऐसे दीवार पर छप्पा मारा जाता था, हाथ से छापा जाता था। तो इसे ही राजस्थान में थापा कला बोला जाता है। तो ये चीज़ आप लोग जान जाए, ये कहाँ की कला है? राजस्थान की कला है। लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, ये हाथ, इसमें हाथ की छापे का यूज होता है। किसी मांगलिक कार्यक्रम पर जो है हाथ के द्वारा जो चित्र बनाया जाता है उसे ही थापा कला बोलते हैं। आर्मेचर, आर्मेचर का यूज किस में होता है? आर्मेचर का यूज मूर्ति बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? मूर्ति बनाने में। अब होता क्या है? मूर्ति बनाने में किया जाता है, लेकिन होता क्या है आर्मेचर? तो जब आप लोग देखे होंगे कोई मूर्तिकार किसी मूर्ति का निर्माण करता है, तो पहले वो क्या करता है? एक ढांचा तैयार कर लेता है। ढांचा किससे तैयार करता है? आप लोग देखते होंगे वो क्या करता है, पहले सरिया के द्वारा उसके हाथ पैर पूरे शरीर को सरिया या लकड़ी से बांध देता है, और उसी सांचे पर जो कार्य करता है उसे ही आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर का, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्मेचर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो मूर्ति बनाने में किया जाता है। माध्यम, आर्मेचर का माध्यम क्या है? लकड़ी या सरिया, यही तो माध्यम है। अब एक शब्दावली और पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। गाज, गाज क्या होता है?
जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गाज का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो अगर पता रहेगा तो आप सही करेंगे, अगर नहीं पता रहेगा तो आप गलत करके चले आएंगे। तो गाज का प्रयोग जो है मूर्ति बनाने में किया जाता है। गाज का प्रयोग मूर्त बनाने में किया जाता है। इसमें जो है जैसे कि आप लोग देखे हैं दुर्गा पूजा वगैरह बहुत सारी मूर्तियाँ बनती हैं, तो उन मूर्तियों में जो लकड़ी का यूज होता है मूर्ति को तैयार करने के लिए, शारीरिक संरचना के लिए, उसे ही गाज बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन खाली यही पूछा जाएगा कि गाज का प्रयोग किसमें होता है, तो मूर्ति बनाने में किया जाता है। ऐसे ही बहुत शब्दावलियाँ हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम की दृष्टि से, और मैं बीच बीच में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताती रहूँगी। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।